र- प्रतिभा जी, आपका वीडियो चेक करके देखिएगा। सर। थोड़ा ब्लर हो रहा है, ब्लर। रेंज का इश्यू है थोड़ा। हाँ, अभी क्लियर है, अभी क्लियर ये। नमस्कार। मैं संकल्प फाउंडेशन के तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में थोड़ी बात रखना चाहूँगा। हमारा एनजीओ पिछले 13 सालों से महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन मोड में हम पूरे भारत और भारत के इर्द गिर्द सारे देशों में काम कर रहे हैं। हमारा एनजीओ महात्मा गांधी जी का गो टू विलेजेस और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का शिवा भावे जीवा सेवा, इस प्रिंसिपल से हमारा एनजीओ काम करता है। पिछले 13 सालों से जो भी हमारे एनजीओ का काम है, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। थैंक यू सर। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का जब कोरोना समय में हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद थे, हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमने अलग अलग एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर, जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे योगिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग। इसके अलावा कोविड के समय बहुत सारे लोगों को टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर का समय स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें, इसलिए हमने ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप रखा, ताकि उस समय का स्क्रीन टाइम का अच्छा इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा हमारे
छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार रखा। इसके अलावा विश्व शांति, वाटर सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमने वेबिनार सीरीज चलाई, जिसमें महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के परे सभी राज्यों से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये सब होने के बाद ऐसे मन में हो रहा था कि हमारे सारे एनजीओ के जो भी डायरेक्टर्स है, तो ऐसा कुछ हम एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं क्या। तो बहुत लोगों से चर्चा के बाद ऐसे तय हुआ इस संवाद सारथी वेबिनार सीरीज शुरू करें। इसका मकसद था कि जो भी डिफरेंटली एबल विकलांग लोग हैं उनको इनवाइट करके उनके जर्नी के बारे में जानूं। आज तक लगभग 171 वेबिनार्स हुए, जिसमें भारत और नेपाल से महानुभाव जुड़े। महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट में से 30 जिलों के लोग जुड़ चुके हैं अभी तक। और सबका जो भी वर्किंग एरिया है, उनके जो कार्य अलग अलग है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो अ, अर्जुन अवार्ड विनर, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, महाराष्ट्र स्टेट का सबसे अ, जो हाईली अवार्डेड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, वो भी आ गए हैं। इसके अलावा साहित्य हो, एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ऐसे अलग अलग और अलग अलग टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इसमें शामिल है। और जब भी ये वेबिनार सीरीज शुरू किया तब से आज तक जितने भी अनुभव हमारे साथ जुड़े हैं, तो हर बार हमें उनसे एक नई चीज सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और एज अ एनजीओ लोगों तक पहुंचाने का हमें जो एक मौका मिलता है लोगों की सेवा करने का, उससे हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे इस वेबिनार के माध्यम से लोगों तक एक अच्छे लोगों का कार्य पहुंच रहा है। और आज तक जितने भी महानुभाव आ गए, उन सभी का, उनका जो भी वर्किंग एरिया है उसमें वो मास्टर ब्लास्टर ही है। वो अपने आप को इतने सारे डिफिकल्टी के बाद कैसे सिद्ध करते हैं, अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, बी इन द सोसाइटी एज अ देयर आइडेंटिटी, ये सब हमें इस सारे वेबिनार के अनुभव है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज की वक्ता रकीबा मैम का परिचय करने के लिए नूपुर मैम को इनवाइट करता हूँ। नूपुर जी। नूपुर जी अनम्यूट कीजिए। नूपुर मैम आप हो, प्लीज अनम्यूट। हेलो, नूपुर जी। नूपुर जी। नूपुर जी। आई थिंक शी हैज डिफिकल्टी अनम्यूट। तो आज के हमारे वक्ता है रकीबा मैम, जो एक स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर है इन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। शी हैज completed her graduation already, and now she is in research फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो मैं बहुत दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके बारे में, आपका जो भी आज तक का लाइफ जर्नी है हमारे साथ और जो भी लाइव देख रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम। अशोक भानसे सर, Thank you, वेलकम। thank you, Vishal sir. Thank you, Vishal sir, and thank you, Sankalp Foundation.
for providing me this opportunity to speak here. मैं अपनी कहानी बचपन से ही कि मैंने कैसे शुरू किया, मेरा मेरी जर्नी क्या रही है एज एज एन एज ए स्टूडेंट, एज ए वुमेन, एज ए डिसेबल पर्सन। मेरी काफ़ी सारी आइडेंटिटीज है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं। बेसिकली मैं कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम कुलगाम है, वहाँ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ बोलिए, अभी आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हम्म। तो मैं मैं ये कह रही थी कि मैं अपनी स्टोरी बचपन से ही शुरू करती हूँ कि बचपन में कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से हूँ। एक छोटा सा गांव है, वहाँ मैं पैदा हुई हूँ अर्ली 90s में। तो आई वॉज बोर्न एज ए हाई हेल्दी चाइल्ड, विदाउट एनी डिसेबिलिटी, विदाउट एनी हेल्थ इशू। तो लेटर मेरी बर्थ के कुछ 4 महीने बाद मेरी जो हेल्थ है वो डिटोरेट होने लगी। तो गांव मेरे माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इतना एजुकेटेड बैकग्राउंड भी नहीं था, और इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा वेल ऑफ भी नहीं थे। तो उन्होंने वो ही डॉक्टर के पास जो इलाज करवाया मेरा, तो वो उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कश्मीर के कुछ हालात भी ऐसे नहीं थे कि वो मुझे इमीडिएटली किसी बड़े डॉक्टर के पास या श्रीनगर के बड़े हॉस्पिटल में ले जा सके, क्योंकि उस टाइम डिस्टरबेंसेस थी, पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस। तो उस हालात में मैं वो मुझे वहाँ इमरजेंसी में नहीं ले जा सके। तो फिर डॉक्टर से भी डायग्नोज नहीं हुआ कि बच्ची को हुआ क्या है। तो फिर मैं फिर ऐसे ही चलता रहा मेरा इलाज, और धीरे धीरे मैं खुद ही रिकवर होने लगी, जो भी लोकल डॉक्टर्स थे उनके इलाज से। तो फिर जब मैं 2 साल की हुई, तो फिर मेरे में चेंजेस दिखने लगी कि मैं बाकी बच्चों की तरह मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जो मेरी माँ खासकर, उन्होंने मुझे फिर एक डॉक्टर के पास दिया। तो फाइनली बहुत वक्त के बाद ये डायग्नोज हुआ कि बच्ची को सेरिब्रल पैल्सी है। तो उसकी वजह से मेरे में लोकोमोटर डिसेबिलिटी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से मेरा एक अपर साइड ऑफ द आर्म वो इतना काम नहीं कर पाता, वो लेस फंक्शनल है। लेकिन फिर इस चीज से एक फिर मेरी एक दूसरी आइडेंटिटी शुरू हो गई, एक डिसेबल बच्ची की स्टोरी। फिर मेरी जो जो आसपास थे वो बहुत ओवर कंसर्न थे कि आगे चलकर क्या करेगी, अब क्या होगा इस बच्ची का, जो वही ना जो कंसर्न होता है हर जो माँ बाप होते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग का टाइम हुआ। मेरी माँ ने मुझे एक गांव के एक छोटे स्कूल में मेरा एडमिशन किया। अल्लाह का करम था कि पढ़ाई लिखाई में मेरा अच्छा जहन था, तो उसकी वजह से मैं काफी अच्छा एक्सेल करने लगी एजुकेशन में। तो मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि बच्ची मेरी, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे पास यही एक ऑप्शन है जिंदगी में आगे बढ़ने का। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगी, तुम बाकी बच्चों की तरह नहीं हो। तो ऐसे ऐसे मेरी इंटरनलाइजेशन होती गई कि आई एम डिसेबल,
I am not equal to other गर्ल्स और अदर चिल्ड्रन ऑफ माय एज। तो ये साइकी बचपन से मेरे में डेवलप होने लगी, तो मैंने ये इंटरनलाइज भी किया इन चीजों को, क्योंकि हर इंसान अपने इस माहौल का ये होता है, प्रोडक्ट होता है, अपनी जो सोशो इकोनॉमिक ये उसका सेटअप होता है, उसी का बाय प्रोडक्ट होता है हर इंसान। तो वैसे ही एक मैं छोटी सी बच्ची थी, तो मेरे में भी वैसे ही डेवलपमेंट शुरू हुआ। लेकिन फिर मेरी अर्ली एजुकेशन इसी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हुई। मैंने हाई स्कूल तक यही से पढ़ा। फिर 2008 में मुझे अचानक से चलने में दिक्कतें होने लगी। तो डॉक्टर फिर से वही डॉक्टर्स का सिलसिला शुरू हुआ। काफी टाइम तक डायग्नोज नहीं हुआ, तो फिर डायग्नोज हो ही गए कि जब मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे थाइज में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। तो उसके बाद मेरी एक और स्ट्रगल शुरू हुई। मैंने 10th का एग्जाम दिया था, रिजल्ट नहीं आया था। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई 3 साल के लिए रुक गई, और वो साल मेरी जिंदगी के बहुत चैलेंजिंग वक्त था वो, क्योंकि बचपन में जो मेरे साथ हुआ वो तो उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अच्छे खासे सेंसेस में थी, बड़ी थी, जब मुझे मेरे साथ दूसरी बार वो हादसा हुआ कि मैं फिर से एक पैरालाइज की तरह जिंदगी गुजारने लगी। तो उसके बाद मैंने फिर प्राइवेट में ही अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। देन क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरा इलाज चल रहा था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फिर रिकवर होने के बाद, थोड़ी बहुत रिकवरी के बाद मैंने फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, यहाँ डिग्री कॉलेज में, जो कुलगाम में ही एक डिग्री कॉलेज है वहाँ। तो मैं बहुत कोशिशों के बाद, क्योंकि मेरे में विल पावर थी, क्योंकि मुझे पढ़ना है, क्योंकि बचपन से ही मुझे यही सिखाया कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ बनना है, वही तुम्हारी जिंदगी बना सकता है। तो ये जो सोच थी, इसी ने मुझे मतलब मेरे अंदर विल पावर को जगाए रखा, मेरे अंदर वो पेशेंस, वो साहस बनाए रखा कि मुझे ये इस गोल तक पहुंचना है। तो फिर इसी विल पावर, इसी डेडिकेशन की वजह से मैंने फिर एडमिशन ले ही लिया। अदरवाइज मेरे काफी सारे घर में बोल रहे थे कि अब नहीं हो सकता तुम्हारा, पढ़ाई भी अब मुश्किल है, तुम नहीं जा सकती। लेकिन मेरी माँ की कोशिशों की वजह से फिर मैंने किया वो कॉलेज में एडमिशन किया। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे फादर ने सपोर्ट किया कि तुम्हें, तो फिर उन्होंने मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के 3 साल कॉलेज खत्म होने के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एमए के लिए। उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो एक टास्क था मेरी जिंदगी, निकली थी नहीं देखा था कि हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी कोई कुछ दुनिया है। मैं नहीं गई थी कभी। तो 2017 में मैंने एमए में एडमिशन लिया। बहुत घर में बहुत मना के, मेरे फादर बहुत ओवर कंसर्न थे कि नहीं, ये नहीं जा सकती, ये कैसे वहां रहेगी अकेले, ये इससे मैनेज नहीं होगा। तो लेकिन मेरी माँ ने बहुत लड़ा है मेरे लिए, मेरे सपोर्ट में रही कि ये कर सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, कमजोर है लेकिन डिपेंड नहीं है, कि इसको फिजिकली किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद लिया वहां पे एडमिशन, वहां मैं रहने लगी पीजी में, खुद खाना बनाने लगी, सीखा मैंने धीरे धीरे अप डाउन कैसे करना है, फिर घर घर वापस कैसे आना है हफ्ते बाद। तो वो सब सीखा, मतलब वो मेरी जिंदगी में एक रेवोल्यूशनरी फेज रहा। जब मैं अपने यहाँ देखती थी अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे अपने जैसे बच्चे नहीं दिखते थे, कि मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में शायद मैं ही अकेली हूँ।
मुझ में कमी है, मैं अपनी चीज को कमी की तरह देखती थी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ मेरा माइंड रेवोल्यूशनाइज हुआ। वहाँ मुझे ऐसे दोस्त मिले जो मेरी तरह अपनी जिनकी आइडेंटिटी थी डिसेबल आइडेंटिटी, जिनके अपने चैलेंजेस थे, जिनका मुझसे भी ज्यादा ये चैलेंजिंग सफर रहा था। तो उसके बाद उनकी कंपनी से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझसे ज्यादा एक्सेल किया था अपनी एकेडमिक लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो वो मेरे लिए बहुत ही नवे बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशनल था। उस चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, जैसे हम अपनी डिसेबिलिटी को देखते हैं ऐसा नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपनी डिसेबिलिटी को दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया कि ये डिसेबिलिटी नहीं है। हाँ, डिसेबिलिटी डज नॉट मीन inability. Disability means some limitations with certain abilities. तो ये मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे एमए कंप्लीट किया। देन फिर 2023 में मैंने फिर पीएचडी में एडमिशन लिया। क्योंकि कोविड के टाइम से पूरा एकेडमिक सिस्टम डिसफंक्शनल हो गया था, तो उन दिनों हमने घर पे ही प्रिपरेशन की। तो मैंने नेटेशन की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा जेआरएफ निकल गया। उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। तो करंटली मैं उसी उस पीएचडी के थर्ड ईयर में हूँ। तो यही मेरी लाइफ की जर्नी रही है। यही मेरी जिंदगी की अब तक की कहानी है। तो मैं यहाँ यही कहती हूँ कि अ- अगर आपका सपोर्ट घर से हो तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। और क्योंकि कॉन्फिडेंस भी घर से ही आता है, सपोर्ट जब हो तो उसी से कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरी माँ ने, मेरे फादर ने, मेरे जो भाई बहन है वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। हाँ, कुछ चैलेंजेस होते हैं जो मुझे इमोशनली बहुत वीक करते हैं कभी कभी कि ऐसा क्यों है। लेकिन अ, कुछ लिमिटेशंस रहती है। लेकिन जिंदगी में अगर कुछ करना है तो इंसान कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें डिसेबिलिटी है तो तुम कुछ कुछ नहीं कर सकते, कि या तुम्हारी विल पावर हो तो कुछ भी हो सकता है। और बस यही है आज की मेरी कहानी। बहुत बढ़िया रकीबा जी। आपके इस पूरे जर्नी में मेरे मन में एक सवाल था कि व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। हैप्पीएस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट तो काफी सारे हैं सर। लेकिन जो सबसे मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट है था वो जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया। वो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। और जब मैंने दोबारा कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि वो बहुत मेहनत, बहुत ही डिफिकल्टीज के बाद वो सफर मैंने शुरू किया था। कि मुझे कहीं ना कहीं मेरी भी खुद की होप खत्म हो गई थी कि अब क्या मैं दोबारा पढ़ सकती हूँ, दोबारा मैं बाकी बच्चों की तरह कॉलेज जा सकती हूँ। तो जब वो पीछे में देखती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत खुशी देता है कि उस टाइम मैंने वो सही डिसीजन लिया। तो वो चीज मुझे बहुत देता है कि अगर मैंने वो उस टाइम वो चैलेंजेस से ओवरकम नहीं किया होता तो आज पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी होती। उस टाइम मैंने उन चैलेंजेस को फेस किया अपने माँ बाप के सपोर्ट से, अपनी माँ के मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। कि मुझे अपनी जर्नी में सबसे ज्यादा अगर किसी का ये रहता है कि अप्रिसिएशन है, वो मेरी माँ के लिए रहता है। क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे लिए। तो वो चीज, हाँ,
दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी के बारे में बोलना चाहती हूँ मैं कि डिसेबिलिटी को लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत ये है, खासकर साउथ एशियन सोसाइटी में काफी सारे स्टिग्मा जुड़े हैं। जैसे कि अगर किसी में डिसेबिलिटी है तो ये समझा जाता है कि अब ये कुछ चीजें इसकी जिंदगी में नहीं हो सकती। अ, खासकर अगर लड़की हो तो फिर तो उसकी जिंदगी ज्यादा ही मुश्किल है। हमारे जहनों में यही आता है, डिसेबल इंसान को हम जब इमेजिन करते हैं तो हमें वो या तो कहीं पे भीख मांगता नजर आता है, या फिर उसे किसी मस्जिद किसी मंदिर के सामने हम उनको भीख मांगते नजर देखते हैं। हम उनको ये इमेजिन नहीं कर पाते कि सोसाइटी में अपने आप को सोसाइटी हमको ऐसे इमेजिन नहीं कर पाती कि ये एकेडमिशन हो सकते हैं, ये किसी अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं। ये नहीं आता, बस वो चैरिटी वाला माइंडसेट रहता है सोसाइटी में। तो मेरा ये है कि ये स्टिग्मा ये सोच बदलनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। और ये तभी बदलेगी जब हम डिसेबल बच्चों को भी इक्वली ट्रीट करेंगे। जैसे कि क्योंकि काफी सारे जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन घर से ही फेस किया कि उनके जो बाकी सिबलिंग्स होते थे उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था उनके साथ, उनके ओपिनियंस को एंटरटेन नहीं किया जाता, उनकी या उनकी मतलब ख्वाहिशों का ख्याल नहीं रखा जाता, उनके राइट्स का ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे वो इमोशनलेस होते हैं वैसे ट्रीट किया जाता है। ऐसा काफी सारे डिसेबल बच्चों के साथ होता है। तो आई एम हैप्पी कि आई वाज एनफ फॉर्चुनेट कि मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे इक्वली ट्रीट किया गया अपने घर में, अपनी सोसाइटी में। तो ये चीज भी रहती है। मैं यही सोच बदलना चाहती हूँ कि नहीं, डिसेबल बच्चे सिर्फ मंदिर या मस्जिद या सड़क पे भीख नहीं मांगते, वो सोसाइटी में अच्छा भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे। चाहे आप उनको किसी भी इस, इस पे रखो, किसी भी पोस्ट पे रखो, वो अच्छा एक्सेल करते हैं। और ऐसा होता भी है, हमारे सामने कितने सारे एग्जाम्पल्स है। Rakiba ji, second question. In your whole life, what is the painful moment? Either it's a physical or it's a mental or it's very touching to heart. पेनफुल मोमेंट्स मेरे लिए पेनफुल मोमेंट वो रहा जब रिसेंटली मैं शेयर करना चाहती है मेरी पर्सनल लाइफ का। जब मेरे मेरी घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे जो बाकी सिबलिंग्स हैं वो मुझसे छोटे हैं। तो मेरी बहन की रिसेंटली उन्होंने ये की हमने रिश्ता किया। तो मेरे माँ बाप ने उस टाइम मेरे बारे में नहीं सोचा, कि उनको ऐसा लगा कि नहीं इसको जरूरत नहीं है, मतलब उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता है कि इसको नहीं है जरूरत। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करती, मैं सोचती हूँ कि ये सोसाइटी में हमारी सोसाइटी ही ऐसी ही है। मेरे माँ बाप भी इसी का प्रोडक्ट है, तो वो इसी तरीके से सोचते हैं। तो वो मेरे लिए पेनफुल रहा कि वो एक बार पूछ तो सकते थे मुझसे। तो वो मेरा पेनफुल मोमेंट रहा है। अदरवाइज नहीं, या पेनफुल मोमेंट और भी रहे होंगे, शायद मुझे उस टाइम इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी कि शायद वो, हाँ, मैंने उनको उस तरीके से नहीं देखा था। लेकिन जब देख पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो डेट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो ये चीज मुझे लगता है कि मैरिज के ये इसमें भी ये नहीं देते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी ये नहीं करती है, इस चीज को एंटरटेन नहीं करती कि इनके भी मैरिज का राइट जैसे बाकी लोगों को भी है, इनको भी है, वो चीज भी है। तो ये बहुत पेनफुल रहता है किसी भी इसको, उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई हक
छीना गया हो। Rakiba ji, one more question. हम्म In your whole life, what हम्म is the जिसे हम कहते हैं ना कि एक अगर दिया जलाना हो तो एक छोटे से मतलब एक छोटा सा टीन का भी जला देता है। तो आपको टू हम्म बिकम एज अ रकीबाजी एज अ स्कॉलर इस मौके तक पहुंचने के लिए हम्म कौन सा ऐसा मोड़ आया जिंदगी में कि यू हैव टू हम्म। फेस ऑल द challenges and win on that challenges। ऐसा कुछ तो भी मौका आया होगा कि जिससे आपकी जिंदगी टर्निंग पॉइंट बन गए। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में वही रहा जब मैं यूनिवर्सिटी गई, जब मुझे अपने जैसे दोस्त मिले वहां पे, जो तो वो वो- उनके उनकी जो थॉट प्रोसेस था, उसने मुझे, वो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है कि उसने मेरी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट और अपनी डिसेबिलिटी को इनेबिलिटी समझने से बचाया। उनके उससे मैं काफी, वो मेरा, मुझे लगता है मैं उसको अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट समझती हूँ कि वो दोस्त मुझे मिले। वो दोस्त आज वो भी रिसर्च में ही है बाहर। तो काफी वो मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट रहा है उनकी कंपनी से। तो उनकी वजह से आज जो मेरे में पॉजिटिविटी है, तो काफी सारा उसमें उनका भी हाथ है। बहुत ही आपका इंस्पायरिंग जर्नी है। जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा था अबाउट योर नेम, हम्म, तो उसमें से मीनिंग दिया है इन हम्म, अरेबिक एंड उर्दू कि रकीबा मीन्स द जी। पर्सन हु राइड्स ऑन द हार्ड टाइम्स। तो मैंने वो बहुत ढूंढा, हम्म तो इसलिए टाइटल में भी वही ऐड कर दिया। तो सच में आपके नाम के जैसे आपका पूरा जिंदगी में आप हम्म, काम कर रहे हो। वेरी सैल्यूट टू यू। मैं जी, अभी अशोक भांसे थैंक सर यू। से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बात करें। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार सर, सलाम हेलो। वालेकुम। जी हाँ। नमस्कार सर। जी जी। मैडम और आप सभी को नमस्ते। आप ये बताइए कि आपका आगे का प्लान क्या है, और आपकी अम्मी को हमारी तरफ से सैल्यूट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मेरा आगे का प्लान है कि मैं अ, अपनी रिसर्च को अच्छे से, इसको मतलब बाय डेडिकेशन के साथ इसको कंप्लीट करूं। और मैं जावेद सर के साथ काम करना चाहती हूँ आगे। एक अ, ये भी मेरा एक गोल है कि जो जावेद टाक साहब है कश्मीर में, जिनका वो जेबा आपा फाउंडेशन है, उसके साथ मेरा जुड़ने का प्लान है, उस फाउंडेशन के साथ। और दूसरा एक बात बताइए मैडम, आप कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो? मैं हिस्ट्री में पीएचडी कर रही हूँ, और मेरा रिसर्च जो एरिया है वो है सूफीज्म, सूफी एंड ऋषिज्म इन कश्मीर, श्राइन कल्चर पे काम है मेरा। बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया मैडम। जी थैंक सर, यू। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। शुक्रिया अशोक भांसे सर। नूपुर मैम। नूपुर जी। हेलो। हाँ बोलिए नूपुर जी। आपकी नुपुर जी, आवाज नहीं आ आपकी रही। आवाज क्लियर नहीं है। हेलो।
आई थिंक वो ट्रैवलिंग में, इसलिए उनका हाँ। कनेक्शन का इश्यू। डॉक्टर सुनीता मैम। डॉक्टर सुनीता मैडम। आई थिंक इनको भी कुछ कनेक्शन का इश्यू होगा। रकीबा जी, बहुत बढ़िया आपका जर्नी है, और आपको आगे भी आपके सारे ड्रीम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी थैंक यू आपका सर। पीएचडी कंप्लीट हो, और जो भी आपके मन दुआ में करिए है। सर के लिए। हाँ, हम्म। तो बहुत जल्दी आपके सारे ख्वाब कंप्लीट हो, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंशाल्लाह। और हमारे पूरे टीम के तरफ से, संकल्प फाउंडेशन और संवाद सर भी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने आपका कीमती समय दिया। हम आगे भी संवाद में रहेंगे। जाते जाते आपका एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, कि हाउ टू लाइव अ लाइफ बियॉन्ड द ऑब्स्टेकल, not for the हाँ। differently abled persons, but हाँ। also for um, all the एवरीवन। normal people also. Yeah. नहीं, नॉर्मल जैसा वर्ड कुछ नहीं है सर। Yeah. हाँ। सो वी शुड यूज करेक्ट वोकैबुलरी। सो मेरा मैसेज तो यही रहेगा सर कि एक मिनट सर। हाँ, कि जिंदगी में हर हर इंसान की जिंदगी में तो चैलेंजेस होती है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मैंने अभी कहा ना आपसे कि नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं है। हर किसी की जिंदगी में अप डाउनर्स होते ही है। नॉर्मल नहीं होता है कुछ भी। तो अपनी जिंदगी में आपके जो मकसद है, तो उन अप डाउनर्स के साथ ही उसको फ्लो में रखे, अपना विल पावर बनाए रखे। तो वो अपने उस मकसद पे हमेशा नजर रखे कि आपको वहां पहुंचना है, और हमेशा उस गोल की तरफ ही आपको डेडिकेटेड रहना है। तो तो फिर ये कहते हैं ना, फिर कायनात भी उसके लिए राह बना ही लेती है, जो अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि आप उसके अपने जो शॉर्ट कमिंग्स होती है, और हर इंसान में होती है, उनको अ, नजरअंदाज नजरअंदाज नहीं, उनके साथ ही उनको एक्सेप्ट करे, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। क्योंकि नजरअंदाज तो नहीं हो सकती, कुछ चीजें नजरअंदाज नहीं हो सकती। थैंक यू रकीबा जी। हमारा एक रिक्वेस्ट था, एक आखिरी में आपसे प्रेयर सुनना चाहेंगे। एनी प्रेयर यू सिंग। प्रेयर मतलब कौन सा वाला प्रेयर, अरबिक वाला सर? या। तो अ, मैं एक प्रेयर बताना चाहती हूँ, जो बहुत ही पावरफुल एक दुआ है। अ, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाहती हूँ। ये प्रॉफिट इब्राहिम जो थे, उन्होंने ये दुआ की थी। क्योंकि मेरी जिंदगी में, मैं अपने बारे में, मेरी जिंदगी में पेरेंट्स का बहुत ही ये रोल रहा है, मेरी जर्नी में। क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो हमेशा साथ दिया है मेरा, तो उसके लिए तो हर इंसान को, क्योंकि हर पेरेंट्स तो करते ही अपने बच्चों के लिए ही, उनकी जिंदगी डेडिकेटेड रहती है। तो उसके लिए एक दुआ है कि हस्बुनल्लाह व निअमतल वकील, कि मेरे जो माँ बाप है, उनको हमेशा उनके अपनी नेमतों से नवाज, ए परवरदिगार मेरे माँ बाप को अपने हिफ्ज अमान में रख। तो हस्बुनल्लाह व निअमतल वकील।
थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। हम आगे भी संवाद में रहेंगे और हमेशा ही आपके जैसे लोग जो कार्य करते हैं, फाइट करते हैं इन लाइफ हम्म, बियॉन्ड द ऑब्स्टेकल्स, वही हम्म, मैंने पहले ही कहा कि जब हमने वेबिनार शुरू किया कि हमें जितने भी महानुभाव यहाँ पर आते हैं वो हर एक हम्म, बार, हर हफ्ते नई चीज हमारे लिए एक हम्म, सीख बन के जाती है उनसे, जो भी हमें सुनने हम्म, को मिलता है। नॉट फॉर ओनली अस, लेकिन ऑल द पार्टिसिपेंट जो लाइव देख रहे हैं, बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, वो सभी के लिए ये बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल रहता है। अगेन थैंक यू वेरी मच मैम। हम आगे थैंक यू भी सो मच संवाद सर। में रहेंगे। थैंक यू। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। सर, थैंक यू फॉर